नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती क्लास में। हम लोग अपनी कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं ये हमारा प्यारा सा मास्टर 30 बैच। मुख्य तौर पर वो बच्चे जो कक्षा 10वीं में यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए हमारा ये बैच प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग इन बोर्ड्स के अलावा, मान लीजिए आप झारखंड बोर्ड के हैं, आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, है ना, भारत के अंदर जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं उन सभी बोर्ड्स के लिए हमारा ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप घबराइएगा नहीं, सर यहाँ पर यूपी बोर्ड लिखा है या फिर बिहार बोर्ड लिखा है, सिर्फ इन्हीं के लिए क्लासेस हैं। हर एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से है भारत के उनके अंतर्गत आप देखते हैं कि दोस्तों एक चैप्टर मौजूद है और उस चैप्टर को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? उस चैप्टर को हम लोग आप देख पा रहे हैं कि विकास वाले चैप्टर के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरटेनिंग और काफी महत्वपूर्ण हमारा यह अध्याय बनता है। आप लोगों ने अपनी अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? जिसे हम लोग अपनी इकोनॉमिक्स के नाम से पुकारते हैं, वहां पर आपको क्या दिखता है दोस्तों? आपकी इकोनॉमिक्स में आपको एक चैप्टर दिखता है जिसका नाम है विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो आपके पेपर से रिलेटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने पेश करने वाले हैं। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए दोस्तों, एक एक कर बहुत सारे सवाल आप सभी के सामने आने वाले हैं और उनका आंसर आप सभी को देते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में क्या करेंगे। हम लोग ये जो विकास वाला आपका चैप्टर है इससे संबंधित आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको समझने वाले हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे। उसी के बाद फिर हम लोग इस चैप्टर से संबंधित हमारे एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें देखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा लघु उत्तर प्रश्न हुआ यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तर प्रश्न हुआ यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारे एमसीक्यू या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं, आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने है और आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न लोगों के लिए कैसे कैसे अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे को सबसे पहले क्या कर लेना होगा दोस्तों? ये जो शब्द है विकास, इसी के अर्थ को समझ लेना होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस शब्द के अर्थ को समझा तो हमारे लिए इस पूरे के पूरे बिंदु को समझना आसान होगा। यहां पर एक शब्द लिखा है विकास। विकास का मतलब क्या होता है? सर विकास तो हमारे रोल नंबर 26 है, हमारी क्लास में पढ़ता है। मेरे दोस्त, ये वो वाला विकास नहीं है। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं विकास, और विकास का मतलब होता है पहले से किसी भी चीज का बेहतर होना, है ना, किसी भी चीज का बेहतर होना। मान लीजिए आप क्लास 9th में पढ़ते थे और क्लास 9th में आपके 90% मार्क्स आए और कक्षा 10वीं में आपने क्या किया दोस्तों? बहुत अच्छी मेहनत की और आपके 100% मार्क्स आ गए। तो क्या कहा जाएगा? भाई इसने अपने आप को बेहतर किया, इसका रिजल्ट बेहतर हुआ, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका विकास हुआ। तो किसी भी चीज का बेहतर होना, पहले से अच्छा बनना, यह विकास कहलाता है। और जब हम लोग दुनिया के अंतर्गत देशों के संदर्भ में देखते हैं कि कौन सा देश पहले से बेहतर कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये जो प्रश्न हमारे सामने रखा गया है कि जो विकास है वो अलग अलग लोगों के लिए आप देखते हैं कि अलग अलग होगा। जी हां, हर एक व्यक्ति के लिए आप देखते हैं कि जो विकास है ना वो अलग अलग होगा। जैसे आप देखते हैं कि दोस्तों अब एक सड़क बनाई जा रही है ना, आप देखते हैं कि एक सड़क, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक पहाड़ है ना, और इस पहाड़ के आसपास जाने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर लोगों को इस जगह से इस जगह पर जाना है तो उनको एक बहुत लंबा रास्ता कर जाना पड़ता है। तो सरकार ने क्या किया दोस्तों? सरकार ने इस पहाड़ के आसपास से क्या किया? इस पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकाला। अब जब पहाड़ के बीच से रास्ता निकाला तो आप देखते हैं कि जो आने जाने वाले यात्री थे उनके लिए अब ये यात्रा बहुत आसान हो गई, उनको लंबा रास्ता करके नहीं आना पड़ा। लेकिन जब ये सड़क बनी तो इस पहाड़ के आसपास जो बसे हुए लोग थे उनको यहां से विस्थापित किया गया, है ना। तो आप देखिए कि यात्रियों के लिए तो ये विकास है कि भाई अब हमें लंबा रास्ता करके नहीं जाना पड़ता, अब हम आसानी से पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जो लोग थे जो इस पहाड़ के आसपास रह रहे थे, जिनको इस सड़क बनने की वजह से विस्थापित किया गया, क्या उनके लिए हम लोग इसे विकास कह सकते हैं? नहीं। तो आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का विकास दूसरे के विकास से अलग अलग होता है ना। यही आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जब वहां पर हाईवे या फिर सड़क बनती है तो हम देखते हैं कि वो जो यात्री लोग थे उनके लिए तो विकास है, अपितु हम देखते हैं कि जो वहां के नागरिक लोग थे जिनको अपने जगह को छोड़ना पड़ा, उनके लिए विकास नहीं कहलाएगा। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पेपर में सीधा ही पूछा जाता है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। देखिए दुनिया में या फिर दुनिया के संदर्भ में जब भी हम लोग किसी देश को समझने की कोशिश करते हैं या फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस देश के अंतर्गत जो लोग हैं वो कितना कमाते हैं,
अब ये जानना बहुत मुश्किल है, भारत जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में जहां पर 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, हर व्यक्ति से जाके पूछना आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं, है ना, आप काम धंधे से कितना पैसा बनाते हैं, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। अब इसको लेकर एक तरीका हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कि जो देश है, हमें पता चल सके कि किसी भी देश के अंतर्गत जो रहने वाला व्यक्ति है वो हर व्यक्ति कितना पैसा कमा लेता है। औसत, औसत का मतलब क्या होता है कि अधिकतर लोग जो है कितना पैसा कमा लेते हैं, इसको पता करने का एक तरीका है, इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के नाम से पुकारते हैं। और ये कैसे होता है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश की कुल आय है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी देश की कुल आय है, ठीक है, देश ने एक साल में कितना पैसा जमा किया टैक्स के जरिए, उसी के साथ देश की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, देश की कुल आय को जब हम देश की टोटल जनसंख्या से क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग कर देते हैं। देश ने एक साल में कितना पैसा अर्जित किया, पैसा प्राप्त हुआ देश की सरकार को, और देश में कितनी जनसंख्या है, जब इन दोनों को भाग किया जाता है और भाग करने के बाद जो राशि प्राप्त होती है उसी राशि को क्या माना जाता है, उसी राशि को हम लोग प्रति व्यक्ति आय या फिर इसे औसत आय के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, समझ में आया? जी हाँ, ये प्रति व्यक्ति आय क्या है कि जब भी किसी देश के अंतर्गत देश की जो टोटल इनकम है, देश में एक साल में कितना पैसा कमाया, उसे हम देश की टोटल जनसंख्या के साथ क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, उसके बाद जो राशि हमें प्राप्त होती है दोस्त, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब होगा कि वहां पर लोग अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, है ना। अगर लोग ज्यादा कमा रहे हैं इसका मतलब वो देश बेहतर है, अगर लोगों की इनकम कम है इसका मतलब है कि वो देश उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। अगला सवाल दोस्तों, यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या मतलब होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी देश में उत्पादित कुल आय के सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। बहुत सिंपल बात है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपके सामने एक शब्द रखा जा रहा है जिसे कहा जा रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आपको नहीं पता, चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है। भैया जी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि हमारे देश में, है ना, हमारे देश में जो हमारे सरकार है, जो हमारे देश को चला रही है, सरकार के पास या फिर देश के पास लोगों से टैक्स के जरिए, है ना, या फिर आप देखते हैं कि अलग अलग तरीकों से जो देश के पास पैसा आया, देश की जो इनकम हुई, देश ने एक साल में जो पैसा प्राप्त किया, उसी को एक नए शब्द के तौर पर पुकारते हैं, उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कि भैया देश में हमने मुख्य तौर पर क्या किया, देश की टोटल आय कितनी है, देश के अंतर्गत सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो टोटल कलेक्शन होता है उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। देश के अंदर लोग अलग अलग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई किसानी करता है, कोई बिजनेसमैन है, कोई यूट्यूबर है, कोई टीचर है, ये सभी लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पैसा टैक्स के तौर पर सरकार को देते हैं। अब इन सभी लोगों से जो पैसा जमा होता है ना, जो टैक्स के तौर पर जमा होता है, जो सरकार के पास जाता है, जो देश की इनकम मानी जाती है, उसी को बेटा हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से पुकार रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूछा जा रहा है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, और इंग्लिश में हम लोग इसको जीडीपी के नाम से पुकारते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है कि जीडीपी को फुल फॉर्म क्या है, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, विस्तृत रूप क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब भैया जीडीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज के अंदर सुना होगा देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की जीडीपी घट रही है। इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए आप देखते हैं कि सबसे पहले जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत हम लोग इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में इसको जीडीपी कहा जाता है। फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। अब आप देखते हैं कि एक विशेष समय अवधि में, है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि एक विशेष समय अवधि में हम देखते हैं कि हमारे देश में हमने कितनी वस्तुओं को बनाया। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक विशेष समय अवधि में, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 3 महीने हो, चाहे 6 महीने हो, हमने कितनी वस्तुओं को क्या किया दोस्तों, कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि हमने कितनी सेवाओं का उत्पादन किया। ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। यहां पर हम लोग जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद क्या है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जी, एक विशेष समय अवधि में, 1 साल में या फिर 6 महीने में या फिर 3 महीने में
हम देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत देश में कितनी वस्तुओं को हमने बनाया, कितने कपड़ों को, कितने बर्तनों को, कितने खिलौनों को हमने बनाया, और देश में कितनी सेवाओं को हमने दिया, लोगों को कितनी सर्विसेज दी। डॉक्टर्स ने कितने लोगों का इलाज किया, टीचर्स ने कितने बच्चों को पढ़ाया। लोग सर्विस देते हैं, उसके जरिए पैसा कमाते हैं। तो किसी निश्चित समय अवधि में देश में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, इनकी जो टोटल कीमत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग जीडीपी के नाम से पुकारते हैं। अब आप ये सुनते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है, या फिर आप सुनते हैं कि देश की जीडीपी घट रही है। याद होगा दोस्तों आप सभी को वो समय जब देश के अंदर कोरोना आया था, साल 2020 में। आप सभी को पता है कि देश में लॉकडाउन लग गया था मार्च के महीने में, याद है? भूल गए? जी हां, आप सभी को पता है। उस समय हमारे देश के अंदर जितने भी कारखाने थे सब बंद हो गए, किसी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा था। उसी समय कोरोना जब आया था 2020 में, तो उस समय कोई भी सर्विसेज नहीं दी जा रही थी। याद है आपको? आप घर पे सामान ऑर्डर करते थे, सामान नहीं पहुंच पा रहा था, डॉक्टरों का, लोगों का इलाज नहीं पहुंच पा रहा था, आप किसी भी बैंक में जाकर कोई सर्विसेज प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। याद है ना? जी हाँ। आप सभी को पता है कि कोरोना के आने के समय में हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं थी वो भी नहीं बन रही थी, और उसी के साथ साथ हमारे देश के अंदर कोई भी सर्विसेज भी किसी को नहीं दी जा रही थी। उस समय अवधि में साल 2020 में क्या देश की जीडीपी बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप सभी को पता है कि जब वस्तुएं ही नहीं बन रही, जब सेवाएं ही नहीं दी जा रही, तो भाई जीडीपी घटेगी। समझ में आया है ना? और अगर हम लोग अपने देश में ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को देंगे, तो हमारे देश में जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है? जितनी ज्यादा चीजों को बनाया जाएगा, जितनी ज्यादा चीजों की सेवा दी जाएगी, लोगों को सर्विसेज दी जाएगी, तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। नहीं देने पर या फिर बंद कर देने पर जीडीपी घटेगी। और हमारे देश के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर 3-3 महीने में देश में क्या करते हैं, अपनी जीडीपी को चेक करती रहती है हमारे देश की सरकार, एक साल में 4 बार। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर एक चीज हमारे सामने रखी जा रही है कि अगर हमें किसी भी देश के अंतर्गत मौजूद वहां के विकास को देखना है, क्या वो देश सच में अपने आप को बेहतर बना रहा है, क्या वहां पर जो लोग हैं उनका जीवन सच में बहुत अच्छा है, तो इसको चेक करने का एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दोस्तों, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर के जरिए हम लोग ये देख सकते हैं कि उस देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का क्या स्तर है ना? अगर कोई देश है जो कहता है कि भाई हम तो एक समृद्धशाली देश हैं, या फिर हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब वहां पर लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा, और वहां पर लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य भी होगा, अच्छी हेल्थ सर्विसेज भी वहां पर देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों किसी भी देश के अंदर विकास को चेक करने का एक बेहतरीन तरीका है वहां के हेल्थ सिस्टम को देखो, और हेल्थ सिस्टम को देखने का एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अब ये शिशु मृत्यु दर होती क्या है, ये कैसे निकाली जाती है, इसको समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि हम देखते हैं कि किसी भी देश के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर 1000 बच्चों ने जन्म लिया। मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और 1000 बच्चों ने जन्म लिया, इनमें से कितने बच्चे क्या कर लेते हैं दोस्तों, अपना पहला हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। ठीक है? 1000 बच्चों ने जन्म लिया, कितने बच्चे जन्म के समय से 1 साल की आयु तक जीवित रहते हैं, है ना? जितने बच्चे जीवित रहेंगे इसका मतलब है कि उनको अच्छा इलाज मिल रहा है। और जितने बच्चे मर जाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से पुकारते हैं। मान लीजिए कि भारत में 1000 बच्चों ने आप देखते हैं कि जन्म लिया, और 940 बच्चे आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, जीवित रहते हुए दिखते हैं, और आपको दिखता है कि 60 मर जाते हैं। तो ये जो 60 है दोस्तों, ये शिशु मृत्यु दर कहलाएगा। ये 60 मर गए बच्चे, क्यों मरे? क्योंकि इनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाया। 1000 जीवित है, 1000 पैदा हुए, तो 1000 का तो जीवित होना चाहिए ना, वो मर क्यों रहे हैं, क्यों मर पा रहे हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि उनको इलाज नहीं मिल पा रहा। तो शिशु मृत्यु दर आप देखते हैं कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, और जन्म के समय से बच्चे अपना पहला जन्म आप देखते हैं कि 1 साल तक जीवित रहते हैं, या फिर उससे पहले वो अगर मर जाते हैं, जो मरने वाले बच्चे होते हैं उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से पुकारते हैं। और शिशु मृत्यु दर जितना कम होगा, जितना कम शिशु मृत्यु दर होगी, जितने कम बच्चे मरेंगे, उसका मतलब होगा कि उस देश में विकास थोड़ा अच्छा है, वहां के लोगों को अच्छी आप देख रहे हैं कि हेल्थ की सर्विसेज प्राप्त हो रही हैं। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो क्या है कि जन्म के समय संभावित आयु। चलिए डिस्कशन करते हैं कि जब हमारा प्यारा भारत देश आप देखते हैं कि आजाद हुआ था, साल 1947 की बात है, 15 अगस्त साल 1947 को हमारे प्यारे भारत देश को आप देखते हैं कि अंग्रेजों से आजादी मिली। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त 1947 के आसपास एक सामान्य व्यक्ति भारत के अंतर्गत कितनी आयु तक जीवित रहता था? 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल?
आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत में जो औसत आयु हुआ करती थी, यानी कि जो अधिकतर लोग थे वो 32 साल की आयु में मर जाया करते थे। 32, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 32 साल की आयु तक आप देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आजादी के समय पर लोग अपने जीवन को समाप्त करते हुए देखते थे, लोग मर जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक हमारे देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। अगर किसी भी देश के विकास को नापना होता है तो उसके अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि उस देश में लोग कितनी लंबी आयु तक जी रहे हैं। अगर लोग लंबी आयु तक जीते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां पर अच्छी हेल्थ सर्विसेज मौजूद हैं, लोगों को इलाज मिलता है भाई, इसीलिए वो जीवित रहते हैं। तो आजादी के समय आप देखते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत जो हमारी संभावित आयु थी वो बहुत कम थी, लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने अपने देश के अंदर लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ, सरकारों ने इलाजों को बेहतर कराया और इसी के जरिए अब लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी शुरू हुई, इलाज मिलना शुरू हुआ और हमारे देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर जो पुरुष और महिला होती हैं वो 70 के आसपास, 70 से ज्यादा आयु तक आपको क्या दिखती हैं, जीते हुए दिखती हैं। कि एक वयस्क व्यक्ति जो है वो कितनी उम्र तक जीवित रहता है उसी को हम लोग संभावित आयु के नाम से पुकारते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्ञानवर्धक और काफी जबरदस्त आप देखते हैं कि ये प्रश्न हमारा बनता है, स्टार लगाया है जिसका मतलब होगा कि अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे कि शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए क्यों आवश्यक है। आप सभी को पता है कि किसी भी देश के अंतर्गत अगर हमें वहां पर यह कहना है कि उस देश के अंतर्गत जो लोग हैं और उस देश का जो विकास है वो हो रहा है, तो सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर उस देश के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो वो देश बेहतर है। भाई पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसी के साथ साथ आप सभी को पता है कि उस देश के अंदर कुछ और भी मापदंड होने चाहिए, कोई और भी तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो देश बेहतर है। और सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों शिक्षा, है ना। आप सभी को पता है कि जो एक शिक्षित व्यक्ति होता है उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसको दबाया नहीं जा सकता। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खुल जाती है ना। तो शिक्षा क्या करती है दोस्तों, मनुष्य को एक बेहतरीन रिसोर्स बनाती है, मानव संसाधन बनाती है। अगर आप शिक्षित लोगों को तैयार करेंगे तो वो आपकी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। अगर हम अपने देश के अंदर बेहतरीन शिक्षा संस्थानों को बनाएं, जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप लोग देखें हमारी जो IITs हैं, जो भारत की ही नहीं दुनिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में से एक हैं, यहां से एक ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार किया जाता है जो दुनिया की बेहतरीन कंपनी को लीड करते हुए हमें दिखते हैं, है ना। आप अगर गूगल के CEO की बात करते हैं वो हमारे भारत के IIT से ही पढ़ के गए हैं। तो आप देखिए कि दोस्तों जब किसी देश के अंदर लोग अपनी शिक्षा पर काम करते हैं तो वहां से एक ऐसे प्रकार के आप देखते हैं कि ज्ञान के स्रोत निकलते हैं जो बड़े लेवल पर क्या करते हैं, देश का और पूरे विश्व में क्या करते हैं दोस्तों, नाम मजबूत करते हैं और इससे देश का भी आप देखते हैं कि भविष्य बहुत उज्जवल हमें होता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहां पर हमारे सामने रखा गया है कि देखिए जब भी हमने मुख्य तौर पर क्या किया दोस्तों, किसी भी देश के विकास को मापने के तरीके को देखा तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हम लोग ये कहते हैं कि कौन सा देश विकास की ओर जा रहा है या फिर कौन सा देश बेहतर कर रहा है, तो इसको लेकर हमें क्या दिखता है दोस्तों, हमें दो संस्थान दिखते हैं। दुनिया के अंतर्गत हमें दो संस्थान दिखते हैं भैया जी। जो एक संस्थान है उसका नाम क्या है दोस्तों, एक जो हमारा संस्थान है उसका नाम है विश्व बैंक, है ना। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि अगर हमें किसी भी देश के विकास को चेक करना है कि वो देश बेहतर कर रहा है तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है भैया जी, उस देश के लोगों की आय को देखो। यानी कि अगर किसी देश के अंदर मौजूद जो लोग हैं अगर वो ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो देश समृद्धशाली है। बस विश्व बैंक कहता है कि अगर किसी देश के अंदर मौजूद जो लोग हैं वो जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो देश विकास वाला देश है। वहीं हमें एक और देश देखने को मिलता है, एक और संस्थान देखने को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई UNDP कहता है कि अगर आपको किसी देश के विकास को चेक करना है तो आप वहां पर लोगों की आय को तो देखो ही देखो, लोग कितना पैसा कमाते हैं वो तो देखे ही देखो, मगर उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आपको वहां पर शिक्षा को भी देखना होगा, लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता ये भी देखना होगा, क्या लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती ये भी देखना होगा, क्या लोगों को आजादी मिली हुई है सरकार के द्वारा ये भी देखना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको किसी भी देश के विकास का मूल्यांकन करने को कहा जाएगा, है ना, तो आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन से प्रारूप को चुनना चाहेंगे, UNDP वाला या फिर आप विश्व बैंक वाला, ये जो वर्ल्ड बैंक वाला है इसको चुनना चाहेंगे। जल्दी से बताइए। आप सभी को बताएं कि जो UNDP का तरीका है ना दोस्तों वो कहीं ना कहीं बेहतर है कि पैसा भी होना चाहिए, उसी के साथ साथ शिक्षा ज्यादा हो, रोजगार अच्छा हो, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिले, लोगों को आजादी मिले। सवाल यही है दोस्तों, इसी से संबंधित है। पूछा जा रहा था
है ना, हमसे पूछा जा रहा है यहां पर कि जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, इसने जो देशों के अंतर्गत ये बताया है कि हमें अगर किसी देश के विकास को चेक करना है या फिर अगर किसी देश को अमीर देश कहना है तो उसमें कुछ सीमाएं हैं, कुछ गलतियां हैं। जी हां भैया जी, विश्व बैंक क्या कहता है? विश्व बैंक सिर्फ कहता है कि प्रति व्यक्ति आय देखो या फिर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, उसी के आधार पर उस देश को विकास वाला देश कह दो, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। लेकिन ये तो विकास चेक करने का बेहतर तरीका नहीं है। अगर आपको किसी देश के विकास को चेक करना है तो वहां पर शिशु मृत्यु दर यानी कि वहां के स्वास्थ्य सिस्टम को देखो, वहां पर साक्षरता शिक्षा के स्तर को देखो, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखो, लोगों के रोजगार को देखो। तो ये वर्ल्ड बैंक की आप देखते हैं कि जो तरीका है ना, उसमें एक बड़ी गलती हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है दोस्तों, अब हमने यहां पर तो देख लिया कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो तो कहता है कि सिर्फ पैसे के आधार पर अगर कोई देश है तो उसे अमीर देश या फिर विकसित देश कह दो, बेहतर देश कह दो। लेकिन जो हमारा यूएनडीपी है दोस्तों, आप देखते हैं कि यूएनडीपी जो बात करता है दोस्तों वो काफी ज्यादा सटीक बनती है। यूएनडीपी क्या कहता है दोस्तों? यूएनडीपी कहता है कि अगर हमें किसी देश के विकास को नापना है या फिर किसी देश के विकास को चेक करना है तो मुख्य तौर पर हम लोगों को वहां पर आय को तो देखना ही होगा कि लोग कितना पैसा अर्जित करते हैं, ज्यादा कमाते हैं कि कम कमाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वहां की शिशु मृत्यु दर यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं को देखो, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, इन सभी चीजों को आप देखते हैं कि जब आधार बनाया जाता है तो वास्तविक तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सही विकास को माप सकते हैं। ठीक है, तो यूएनडीपी का जो तरीका है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये काफी ज्यादा सटीक हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा रहा है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसके प्रयोग करने की क्या सीमाएं हो सकती हैं, विकास से जुड़े अपने उदाहरण देकर आपको हमें बताना होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आप सभी को पता है कि हम लोग भारत के अंतर्गत या फिर दुनिया के अंतर्गत जब भी लोगों की आय पता करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग औसत आय या फिर इसको हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी पुकारते हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि भैया जी देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति कम से कम कितना कमा लेता है। ये एक तरीका है कि देश की जो टोटल इनकम है, देश में जितना पैसा आया उसको देश की जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि आती है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हमें देखने को मिल जाती हैं। क्या कमियां देखने को मिल जाती हैं, है ना। आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे प्यारे भारतवर्ष के अंतर्गत हर व्यक्ति जो है वो 27,000 रुपए आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर क्या दिखते हैं दोस्तों, कमाते हुए हमें दिखते हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से एक साल के अंतर्गत, है ना। लेकिन आप देखें कि क्या हमारे देश में हर व्यक्ति इतना पैसा कमा लेता है? नहीं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे भी कम कमाते हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, है ना। तो जो प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये आंकड़े तो प्रस्तुत करता है, ये हमारे सामने जो चित्र प्रस्तुत करता है, जो नंबर देता है वो अच्छा है, लेकिन ये एक सटीक इंफॉर्मेशन नहीं देता। देश में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक साल में इससे भी कम कमाते हैं और देश में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो देश में इससे भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय हमें जो नंबर प्रस्तुत करता है वो उपयोगी है, लेकिन इसको आधार बनाकर हम लोग चीजों को आगे क्रियान्वयन नहीं कर सकते, क्योंकि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अरबोपति हैं, खरबोपति हैं। वो इतना उनके लिए तो दोस्तों आप देखते हैं कि चंद सेकंड का भी आप देखते हैं कि उनका खर्चा नहीं है, है ना। तो ये जो प्रति व्यक्ति आय वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छा है, लेकिन इसको आधार बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम विकास की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये कमी औसत आय के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल है कि प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी भारत से संबंधित हमने यहां पर 3 राज्यों के बारे में डिस्कशन करते हुए हमें देखेंगे। हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के इस राज्य के अंतर्गत जो रहने वाले लोग हैं, है ना, आपको दिखता है उस राज्य का नाम है केरल। तो केरल राज्य जो है दोस्तों भारत के संदर्भ में आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार एक ऐसा राज्य है जहां पर आप देखते हैं कि यहाँ के लोग कम पैसा हमें कमाते हुए दिखते हैं, है ना। अगर हम लोग देखें दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो केरल है ना, वहां के लोग कम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो पंजाब है यहाँ के लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पंजाब के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। लेकिन केरल जो है दोस्तों, हम कहते हैं कि ये एक बेहतर राज्य है। ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों जो पंजाब है वो भारत के धनी राज्यों में आ रहा है, लेकिन केरल की तुलना में हम ये नहीं कह सकते कि वो बेहतर है, क्योंकि जब भी हमें किसी राज्य की या फिर किसी देश के या फिर किसी इलाके के विकास को चेक करना होता है तो सिर्फ आय ही, पैसा ही आधार नहीं होता, हमें उसके साथ साथ क्या देखना होता है, हमें उसके साथ साथ शिक्षा के स्तर को भी देखना होता है। तो केरल के अंदर अधिकतर जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि केरल में शिक्षा का स्तर अच्छा है, केरल के अंदर स्वास्थ्य का स्तर अच्छा है, और इसी वजह से हम कहेंगे कि जो हमारा ये केरल राज्य है, ये यहाँ के लोग कम पैसा कमाते हुए भी अच्छा जीवन गुजार रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
है ना, अच्छा इनको यहाँ पर आप देखते हैं कि अच्छी सुविधा मिल रही है स्वास्थ्य की, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, केरल को पंजाब से ऊपर की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत के अंतर्गत जो लोग हैं वो ऊर्जा की किन किन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, और ज्ञात कीजिए कि आज से 50 साल बाद क्या चीजें हमें होती हुई दिखेंगी। हमारा जो प्यारा भारत देश है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि वो एक ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। भारत के अभी भी अधिकतर गांव में लोग जो हैं छोटी छोटी जो लकड़ियां होती हैं उनको प्राप्त कर कर अपनी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा एनर्जी प्राप्त करते हैं। हमें जरूरत है कि भारत के अंदर जो हम पेड़ों को काटकर लकड़ियां जलाते हैं, इसके बदले हम लोग क्या करें, और जो हमारे जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला होता है, ये एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा और इससे प्रदूषण भी बहुत ज्यादा होता है, हम अपने जंगलों को समाप्त कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि भाई हम लोग ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी से एनर्जी को प्राप्त करें, हम हवा पवन ऊर्जा के जरिए एनर्जी को प्राप्त करें। तो अगर हम लोग सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के जरिए देश में एनर्जी को प्राप्त करेंगे तो ये जो है दोस्तों प्रदूषण नहीं करता और ये बहुत सस्ते भी होते हैं, तो इसका जो भविष्य है वो भारत में बहुत ही उज्जवल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों एक सवाल है कि धरती के पास सब लोगों की, हाँ जी चलिए, ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। हाँ, आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। एक सवाल यहां पर हमारे सामने रखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरणों की सूची बनाइए और अपने आसपास की चीजों को बताइए। अगर हम लोग देखते हैं हमारे पर्यावरण के आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमें देखते हुए देखने को मिलती हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग ये देख पाते हैं कि शुरुआत के समय में आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जब आपके माता पिता हैं वो जब छोटे हुआ करते थे कहते थे कि पहले ना बहुत हरियाली थी यार, पहले बहुत बड़े बड़े पार्क हुआ करते थे, पहले बहुत अच्छे अच्छे जानवरों की आवाज़ें आया करती थी, चिड़ियों की चहचहानी की आवाज़ आती थी। अब वो चिड़ियों की चहचहानी की आवाज़ आप देखते हैं कि गाड़ियों के हॉर्न में परिवर्तित हो गई हैं। मनुष्य ने जो अपना विकास किया है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है, उसके अंतर्गत हमने क्या किया दोस्तों, पूरे तौर पर जो हमारे पेड़ थे ना उनको काट दिया। क्या ये एक सही विकास होगा? नहीं दोस्तों, है ना। आप देखते हैं कि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, हमने अपने फायदे के लिए जंगलों को काटा है, हरियाली को समाप्त किया है। अब हमारे आसपास में जो अधिकतर लोग हैं दोस्तों, उनको इन्हीं पेड़ों की कमी होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। शहरों में जो लोग हैं दोस्तों, जो हमारे नदियों को प्रयोग करते हैं, शहरों में की जो गंदगी होती है वही नदियों के अंतर्गत डाल दी जाती है, जिससे आप देखते हैं कि हमारे पर्यावरण पर नुकसान हो रहा है। अगर हमें अपने क्षेत्र को क्या करना है दोस्तों, अगर हमें विकास करना है या फिर हमें अपने जीवन को, अपने शहर को, अपने देश को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पर्यावरण का क्या करो दोस्तों, पर्यावरण को सुरक्षित रखो, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाओ। और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए जब हम विकास करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास के नाम से पुकारते हैं। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है कि भाई पर्यावरण जो है ना, पेड़ों को अगर आपको काटना है तो ऐसे पेड़ों को काटो जो सूख चुके हैं, है ना, जो ज्यादा आपको दिखता है कि जो हरियाली नहीं दे पा रहे हैं, उनसे आप लकड़ी को प्राप्त कीजिए। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जब मनुष्य विकास की ओर जाता है दोस्तों, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यही जो सतत पोषणीय विकास है, ये विकास करने का सबसे बेहतरीन तरीका हमें देखने को मिलता है। कुछ और प्रश्न है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे और एक एक कर हमें इनको समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल रखा गया है कि तालिका 1.6 में प्रत्येक मद के लिए ज्ञात कीजिए कि कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा देश सबसे नीचे है। विभिन्न मापदंडों पर सबसे ऊपर और सबसे नीचे के जो देश हैं उनको आपको क्या करना है दोस्तों, चूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा प्रति व्यक्ति आय, इस प्रति व्यक्ति आय में श्रीलंका दिए गए आंकड़ों में सबसे ऊपर हमें दिखता है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है वो सबसे नीचे है, वहां के लोग कम कमा रहे हैं। अधिकतम जो आयु के ज्यादातर लोग कहां पर ज्यादा जीवित रहते हैं, श्रीलंका में हमें जीवित रहते हुए दिख रहे हैं, म्यांमार में सबसे कम, है ना। उसी के साथ साक्षरता दर सबसे ज्यादा हमें श्रीलंका की दिख रही है और सबसे कम बांग्लादेश की दिख रही है। और स्कूलों में नामांकन के दम के कितने बच्चे, 1 से आपको दिखता है कि 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चे कितने स्कूलों में जाते हैं, तो हमें श्रीलंका में सबसे ऊपर दिखता है और हमें दिखता है कि पाकिस्तान में सबसे कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, एक और प्रश्न है कि दी गई तालिका में अल्प पोषित वयस्कों का अनुपात बताइए। ये वर्ष 2021 में विभिन्न राज्यों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। तालिका का अध्ययन कर हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहले तालिका को पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर कुछ प्रश्न आएंगे, उनको देखते हैं। कि साल 2001 के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो हमारा केरल राज्य था, वहां पर आप लोग देखते हैं कि जो लोग थे वो 22% जो पुरुष थे आपको दिखता है वो अल्प पोषित थे, यानी कि उनको अच्छा न्यूट्रिशन खाना नहीं मिल पा रहा। वहीं महिलाओं में वो 19% का अनुपात दिखता है। कर्नाटक के अंतर्गत 36% था ये नंबर, महिलाओं में 38% था। मध्य प्रदेश में पुरुषों में 43%, महिलाओं में 42% और सभी राज्यों का मिलाकर 37% बनता है और महिलाओं का ये 36% हमें देखने को मिलता है।
अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि केरल और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी पोषक स्तरों की आप तुलना कीजिए। तो अगर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, हमारा जो ये केरल और उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कितने लोगों को संतुलित खाना मिल पा रहा है ना। 22% जो लोग केरल के हैं, इसका मतलब है कि ये ऐसे हैं जो संतुलित खाना, जिसको खाने से पूरी एनर्जी आए, वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन एमपी में ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ये 43% पुरुष हैं और 42% हमें महिलाएं दिख रही हैं। तो हम देखते हैं कि भैया जी मध्य प्रदेश की जो तुलना में हमारे केरल के लोग हैं उनको ज्यादा अच्छा खाना मिल पा रहा है। हाँ है 22% है ना। अब भी आप देख पा रहे हैं कि केरल राज्य में 22% जो लोग हैं उनको संतुलित खाना नहीं मिल पा रहा, लेकिन एमपी में तो ये 42% है ना। तो एमपी की तुलना में केरल जो राज्य है वहां पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, वो काफी बेहतर हमें करता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के लगभग 40% लोग अल्प पोषित हैं। अल्प पोषित का मतलब कि उनको जितना खाना पोषण के तौर पर चाहिए, जितना संतुलित खाना चाहिए, उतना उनको नहीं मिल पा रहा। देश में लगभग, पूरे देश में लगभग 40% लोग हमारे देश में आपको ऐसे दिखते हैं, यानी कि हर 100 में से 40 जो लोग हैं वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, मेल न्यूट्रिनिस्ट दिखते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे सबसे पहला कारण आप देखते हैं कि दोस्तों, कि सबसे पहले हमारे पास जो खाद्यान्न है ना वो असमान वितरण है, कि भारत में हर एक इलाके में हम अपने देश में खाने को पहुंचाएं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हमारा जम्मू कश्मीर हुआ, कन्याकुमारी हुई, पोरबंदर हुआ, सिलचर हुआ, भारत की हर दिशा के अंतर्गत जो मौजूद इलाके हैं, हर एक व्यक्ति तक खाना पहुंचाया जाए। अभी भी आप देखते हैं कि ये असमान तरीके से है। कोशिश की जा रही है कि हर जगह तक पहुंचाया जाए, लेकिन अभी भी हम पहुंचाने में असमर्थ है ना। और हमारी जो जन वितरण प्रणाली है ना दोस्तों, जो सरकार कोशिश करती है कि राशन की दुकानें खोल खोल कर सब तक सामान पहुंचाया जाए, लेकिन आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत भी जो सामान को बांटने वाले लोग हैं वो अपने पास चीजों को जमा कर लेते हैं, है ना। इसके अंतर्गत कुछ कमियां हैं। तो इन्हीं वजहों से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में अब भी लगभग 40% जो लोग हैं वो अभी हमें अल्प पोषित देखने को मिलते हैं। कुछ और बेहतरीन सवाल होंगे दोस्तों, उनको भी एक एक कर अपन लोग आपके सामने रखते चलेंगे। तो अब हमारे से यहां से आप देखते हैं कि हमारे कैसे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। आपको दिखता है कि हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वाले, वो अपन लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है कि एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, एक ऐसा व्यक्ति है जो जमीन का मालिक नहीं है, उसके लिए विकास क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जमीन नहीं है, भैया जी उसके लिए क्या विकास होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जमीन ही नहीं है और जिसको काम भी नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या होगा कि भैया उसको ज्यादा से ज्यादा काम मिल जाए और जितनी उसकी मजदूरी है उससे थोड़ा पैसा ज्यादा मिले। यानी कि अगर 500 रुपए कमाता है तो 600 रुपए मिलना शुरू हो जाए और लंबे समय तक उसको काम मिले। ये एक गरीब व्यक्ति के लिए ही विकास होगा। वहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो शहर में रहता है, बड़े घर में रहता है, उसके लिए विकास ही होगा कि और बड़ा घर खरीदा जाए, है ना। तो हर एक व्यक्ति का विकास दूसरे से आपको अलग दिखता है। अगला सवाल है कि हर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय गणना करने की क्या तरीका होता है, कि अगर हमें किसी भी देश के अंतर्गत जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है ये निकालनी है दोस्तों, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो देश की टोटल जनसंख्या है उसको देश की टोटल आय के साथ विभाजित किया जाता है, भाग किया जाता है, और फिर जो राशि आती है भैया उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय, या फिर अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग औसत आय के नाम से भी पुकारते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। लोगों के बीच में अगर हम लोग देखते हैं साधारणता है ना, जनरली अगर आप लोग देखें दोस्तों, हमारे घर परिवार के अंतर्गत भी, हमारे समाज के अंतर्गत भी, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि यार पहले वो कुछ भी नहीं था, अब देखो उसके पास कितने अच्छे अच्छे घर हैं, उसके पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, अरे वो उसने ऐसा कैसे किया, उसने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया। साधारणता हम लोग देखते हैं कि लोग जब भी विकास की बात करते हैं तो वो लोगों की आय के आधार पर ही होता है, कि अगर वो ज्यादा कमा रहा है तो उसका मतलब है कि भाई उसका विकास हुआ है। तो साधारणतः हम लोग आय के आधार पर ही क्या करते हैं, लोगों के विकास को चिन्हित करते हैं। अगला सवाल है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 955 अमेरिकी डॉलर या उससे कम होती है उन्हें क्या कहा जाता है ना। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि मुख्य तौर पर ऐसे हमारे देश जहां पर आपको दिखता है कि जहां पर लोग 955 डॉलर से कम की आप देखते हैं कि कमाई करते हैं, तो उसको कैसे पुकारा जाता है। विकसित देश ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना विकास कर लिया है, जहां पर गरीबी कम है, जहां पर बेरोजगारी कम है, लगभग जहां पर हर व्यक्ति 12,500 डॉलर के करीब एक साल में कमा लेता है, तो ऐसे देशों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विकसित देश कहते हैं। पूछा जा रहा है कि अगर कोई देश है जहां के लोग 955 डॉलर के आसपास कमा रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं दोस्तों कम आय वाले देश, है ना, कि ये बहुत कम आय वाले देश हमें दिखते हैं, या फिर गरीब देशों के नाम से इनको पुकारा जाता है।
एक और चीज है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं मानव विकास सूचकांक। अब ये मानव विकास सूचकांक क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है जी, चलिए, एक फैंसी सा नाम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसे मानव विकास सूचकांक कहा जाता है और उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HDI। ठीक है, अब ये जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे दुनिया में एक संस्थान है जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशंस या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, और हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करती है दोस्तों, सभी देशों की रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करती है। जैसे आप हर साल अपनी रिपोर्ट कार्ड को देखते हैं, कक्षा 9th में आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी, कक्षा 10वीं में आएगी, 11वीं में आएगी, 12वीं में आएगी। ऐसे ही हर देश की रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है कि वो देश कितना बेहतर कर रहा है, और इसी रिपोर्ट कार्ड का जो आधार होता है वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि उस देश में शिक्षा का क्या स्तर है ये चेक किया जाता है, उस देश में स्वास्थ्य का क्या स्तर है ये चेक किया जाता है, उस देश में हर व्यक्ति कितना कमा लेता है, इसके आधार पर जो रिपोर्ट आती है, जो इंडेक्स या फिर जो सूचकांक आता है, उसी को हम लोग HDI के नाम से पुकारते हैं। तो देशों की शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, आय के आधार पर जो रिपोर्ट आती है दोस्तों, इसी को प्रति व्यक्ति आय के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल है कि अर्थव्यवस्था के हमें कितने क्षेत्र देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र आप देखते हैं कि हमें देखने को मिलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि किसी भी देश के अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है। ये जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पीछे हमने जो बिंदु डिस्कस किया है दोस्तों, एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसका क्या तात्पर्य होता है, ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक शब्द आपके सामने रखा गया है, अर्थव्यवस्था। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि देश को चलाने का तरीका। ठीक है, देश को चलाने का तरीका, और दुनिया में हम लोग इसको 3 तरीके से देखते हैं कि दुनिया में देशों को चलाने के हमारे पास 3 तरीके देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो तरीका है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा। अब ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत जो देश है वहां पर आप देखते हैं कि जो बाजार होते हैं ना इस देश के अंतर्गत, वो पूरे तौर पर आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, पूरे तौर पर आपको स्वतंत्र दिखते हैं। देश के अंतर्गत जो सरकार होती है वो बाजारों पर नियंत्रण नहीं रखती है, और इन बाजारों के अंतर्गत जो व्यापारी लोग होते हैं उनका उद्देश्य होता है भैया अधिक से अधिक लाभ कमाना। दूसरे प्रकार की जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है इसको, दुनिया में दूसरा प्रकार जो है देशों को चलाने का, उसे हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जैसे हमारा अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, कनाडा हुआ, है ना, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सभी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से चलते हैं जहां पर बाजार स्वतंत्र है और वहां की सरकारें आजादी देती हैं व्यापारियों को, जो बनाना है बनाओ, और व्यापारियों का उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। समाजवादी अर्थव्यवस्था देशों को चलाने का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें जो देश होती है या फिर देश की सरकार होती है वो बाजारों पर पूरा क्या करती है दोस्तों, नियंत्रण रखती है। देश के अंतर्गत जो सरकार है ना वो क्या करती है दोस्तों, हर एक चीज पर अपना कब्जा रखती है। सरकार ही बताती है कि कितना साबुन बनेगा, कितनी सुई बनेगी, कितने साबुन का प्राइस रखना है, हर एक चीज सरकार के द्वारा तय कर कर बनाई जाती है। और इस प्रकार के जो देश होते हैं दोस्तों, इसमें जो बाजार होते हैं या फिर आप देखते हैं कि जो सरकारें होती हैं उनका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना, लोगों का भला करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। आप देखते हैं कि ये इसमें किया जाता है। दुनिया में आप देखते हैं कि समाजवादी देश जो अभी भी ऐसे चलते हैं, रशिया एक ऐसा देश है, क्यूबा एक ऐसा देश है, आप देखते हैं कि दोस्तों, है ना, क्यूबा एक ऐसा देश है जो इसी व्यवस्था के साथ चलता है। और दुनिया में तीसरा जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप कहलाता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सरकारें होती हैं ना वो क्या करती हैं दोस्तों, वो आज़ादी देती हैं, है ना, बाजार स्वतंत्र होते हैं, व्यापारी लोग जो बनाना चाहे बनाएं, है ना, मगर जो कीमत होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, और सरकार बाजार पर नियंत्रण रखती है, नजर रखती है कि व्यापारी लोग तय कीमत से ज्यादा ना बेचें। तो भारत के अंतर्गत हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है जहां पर व्यापारी लोग स्वतंत्र हैं, जो बनाना है बना सकते हैं, लेकिन कीमत सरकार तय करती है और सरकार व्यापारियों पर, बाजार पर नियंत्रण रखती है। तो दुनिया को अर्थव्यवस्था 3 तरीके से हमें दिखती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
है ना। हमारे प्यारे भारत के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, भारत के अंदर हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने है कि किसी भी देश के विकास का स्तर किस आधार पर नियंत्रित किया जाता है। कि सामान्यतः लोग क्या करते हैं भैया जी, लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि सामान्यतः किसी भी देश के विकास का जो स्तर होता है वो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही आप देखते हैं कि उसको चिन्हित किया जाता है ना। कि अगर आय ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो देश ज्यादा बेहतर कर रहा है, वो समाज ज्यादा बेहतर कर रहा है। हमारे देश के अंतर्गत जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हो जाती है, तो आज़ादी के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आर्थिक विकास करना है, अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना है और देश से गरीबी को खत्म करना है। अर्थात ये सभी हमारे देश की सरकारों के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे आज़ादी के बाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहां पर गरीबी कम है, यहां पर रोजगार ज्यादा है, यहां पर लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, यहां पर लोगों को अच्छा हेल्थ सर्विसेज देखने को मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे हम लोग डेवलप्ड नेशन के नाम से या फिर विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर पुकारते हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। कि आर्थिक विकास अगर आपको चेक करना है किसी भी देश के अंतर्गत तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा दोस्तों। आर्थिक विकास के उस देश में लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि वहां पर लोगों की आय को देखो। अगर लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो उसका मतलब है कि लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो उनका आर्थिक विकास हमें होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही बनता है। अगला सवाल है कि साल 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय हमें कितने देखने को मिलती है। तो साल 2017 में आप देखते हैं कि एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार भारत में हर व्यक्ति कितने डॉलर कमा लेता है एक साल में। तो हमारा प्यारा भारत आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा डॉलर यहाँ पर लोग नहीं कमाते हैं, एक मध्यम आय वाला देश है। और भारत में हर व्यक्ति साल 2017 के आंकड़े के अनुसार 1820 अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर लेता है। आज के समय में अमेरिकी डॉलर की जो कीमत है वो 86 रुपये 87 रुपये है। आप चेक कीजिएगा कि कितनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि देश की उन्नति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या देता है। अगर किसी भी देश के अंतर्गत हमें अपने देश को मजबूत करना है तो उसके लिए वहां पर अधिक से अधिक लोगों को काम मिलना चाहिए। लोगों को काम मिलेगा तो लोगों का आर्थिक विकास होगा, लोगों का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, और ये सभी चीजें किसी भी देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देंगी। अगला सवाल है कि जो वर्ल्ड बैंक है, जिसे हम लोग विश्व बैंक के नाम से पुकारते हैं, उसने क्या कहा था। उसके अनुसार विकास को चेक करने का मापदंड या फिर तरीका क्या है। भाई वर्ल्ड बैंक तो सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान करता है कि सिर्फ औसत आय को देखो या फिर लोगों की आय को देखो, कि लोग अगर ज्यादा कमा रहे हैं तो उस देश को विकास वाला देश कह दो। और सिर्फ इसी आधार पर आप देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक किसी भी देश के विकास को मापने की बात करता है। ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देख चुके हैं, अभी अभी समझा है हमने। ठीक है, आधुनिक तकनीक से युक्त देश को क्या कहा जाता है। दोस्तों एक ऐसा देश जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहां पर आप देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है, साइंस के नए नए इनोवेशंस होते हैं, वो लोग रिसर्च और आप देखते हैं कि उस पर काम करते हैं, है ना। तो ऐसा जो देश होता है जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की जाती है, तो ऐसे अधिकतर देश हमारे कैसे देश कहलाते हैं दोस्तों, विकसित देशों की श्रेणी में रखे जाते हैं। डेवलप्ड नेशंस उन्हें कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कहें दोस्तों या फिर इसको हम लोग मानव विकास सूचकांक भी कहें। ये जो रिपोर्ट आपसे पूछा जा रही है, हर साल आती है हर देश की, ये कौन जारी करता है। ये यूनेस्को जारी करता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन करता है, विश्व बैंक करता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसे हम लोग UNDP भी कहते हैं। तो UNDP यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यही क्या करता है, हमारे हर देश की जो रिपोर्ट होती है हर साल मानव विकास सूचकांक, इस रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। इसको हम लोग HDI कहते हैं बेटा। क्या कहा जाता है इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति अच्छी है। देखिए जब आपकी किताब छपी थी तो ये 2014-15 से पहले की या फिर उससे भी पहले के समय में छपी हुई है, तो पुराने आंकड़े हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। तो उस पुराने आंकड़ों के अनुसार भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। आप देखते हैं कि उस समय के हिसाब से जो श्रीलंका थी
उसकी स्थिति अच्छी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और इसकी जो रिपोर्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिरता है। लेकिन क्योंकि आपकी किताब पुरानी छपी है तो उस पुराने आंकड़ों के अनुसार हमें श्रीलंका एक ऐसा देश दिखता है जो भारत का पड़ोसी है और वो भारत से बेहतर कर रहा है। शिक्षा भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छी है पुराने आंकड़ों के अनुसार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाई भारत को तो कोई बीट नहीं कर रहा। अगला सवाल है कि निम्न में से किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी देश का विकास निकालना है तो वहां पर लोगों की आय देखो, लोग कितने पढ़े लिखे हैं ये देखो, लोगों को कितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, उपरोक्त सभी को आपको आधार बनाकर उस देश के विकास को चेक करना होगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग साक्षरता, ये जो शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, अगर आपसे पूछा जा रहा है भैया जी ये जो साक्षरता है इसको अगर हम लोग सही तरीके से परिभाषित करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपके देश में 7 साल की आयु, 7 साल से बड़े जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष हों, आपको स्त्री दिखती हैं, 7 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति है, वो अगर एक भी भाषा में किसी भी भाषा के अंतर्गत क्या कर सकता है दोस्तों, पढ़ और लिख सकता है, अपना नाम लिख सकता है, अपना नाम पढ़ सकता है, तो उसको हम लोग साक्षर या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। तो भारत में साक्षरता का ये मापदंड होता है कि जो व्यक्ति 7 साल से बड़ा है, अपना नाम पढ़ और लिख सकता है, उसी को हम लोग साक्षर कहते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं। अगला सवाल है बीएमआई। बीएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, आप सभी के साथ कुछ और हमारे प्रश्न हैं 3-4, उनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अगर एक है ना कि उस विशेष अवधि में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे अनुपात के रूप में आयु से पहले मरने वाली संख्या को इंगित करते हैं कि एक वर्ष विशेष में 1000 बच्चे हुए और उनमें से कुछ बच्चे मर गए, तो जो मरने वाले बच्चे होते हैं दोस्तों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ष विशेष में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और आप देखते हैं कि जो बच्चे मर जाते हैं उनको हम लोग शिशु मृत्यु दर के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहेंगे। और जितने बच्चे कम मरेंगे इसका मतलब होगा कि उस देश का स्वास्थ्य का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। साक्षरता दर हम लोग कैसे नापते हैं दोस्तों, साक्षरता दर हम देखते हैं कि हमारे देश में 7 साल या फिर उससे ऊपर आयु के जितने भी लोग हैं जो अपना नाम पढ़ और लिख सकते हैं, उन्हीं को आधार बनाकर हम अपने देश के अंदर साक्षरता दर को क्या करते हैं दोस्तों, निकालते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि निवल उपस्थिति दर। निवल उपस्थिति दर का मतलब होता है कि हमारे देश के अंतर्गत है ना, हमारे देश के अंतर्गत 6 से 10 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं, 6 से 10 साल तक के जो आयु के बच्चे हैं, इनमें से कितने स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है ना। अगर ज्यादा बच्चे जाते हैं इसका मतलब वहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा है, अगर कम जाते हैं तो उसका मतलब वहां पर शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है। जो 6 से 10 साल तक की आयु के बच्चे कितने स्कूल में जाते हैं, इनका जो टोटल अनुपात होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निवल उपस्थिति दर के नाम से पुकारते हैं। साल 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां की साक्षरता दर बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं तो दिए गए आंकड़ों में से केरल ऐसा राज्य है जहां की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और बिहार ऐसा है जिसकी सबसे कम हमें देखने को मिलती है। ठीक, और बढ़ते हैं आगे और कहते हैं आपको थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी आज की क्लास रही जिसके अंतर्गत हमने ये जो हमारा विकास वाला चैप्टर रहा था ना, इस विकास वाले चैप्टर से संबंधित बहुत सारी बातों को आप सभी के सामने किया है। और ये जो पूरा का पूरा हमारा अध्याय रहा था, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हमने आप सभी के सामने पेश किया है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको आपके पेपर के अंतर्गत जरूर आते हुए दिखेंगे। आशा है कि आप सभी लोगों से हमारी मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में और उसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से हम लोग बहुत सारी नई नई बातों को डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी और जरूर ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप आने वाली क्लास किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।